नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, योगी राज 2 की शुरुआत हो गई और मंत्रिमंडल बन गया और मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी कुछ हो गया, कुछ होना बाकी रह गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मंत्रिमंडल 2022 में बना है, क्या वह पिछले मंत्रिमंडल से बेहतर है या पिछले मंत्रिमंडल से कमजोर है या पिछले मंत्रिमंडल की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध होगा। जानकार बता रहे हैं कि पिछला मंत्रिमंडल योगी के मुताबिक था और यह मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुताबिक बनाया गया है। जाहिर है कि अगर दिल्ली का शासन लखनऊ का शासन भी संभालेगा तो मुख्यमंत्री योगी और दिल्ली दरबार के बीच 36 के आंकड़े होंगे निश्चित रूप से। और ऐसे ध्वंस को, ऐसी प्रक्रिया को क्या मुख्यमंत्री योगी बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके ऊपर से कोई शासन करे? एक मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल पर दिल्ली का शासन हो और वह एक कठपुतली मात्र बन करके रह जाएं, क्या ऐसा योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त कर पाएंगे? जी नहीं। इस मंत्रिमंडल की खासियत यह है कि इसमें आरएसएस की भी नहीं चली है और योगी आदित्यनाथ की भी नहीं चली है। न तो इनकी मर्जी से मंत्री लिए गए हैं, न इनकी मर्जी से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और न राज्य मंत्री, अन्य मंत्री जो भी बनाए गए हैं वे योगी के पसंद की नहीं है। अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद को ऊपर रखा है और योगी की पसंद को नजरअंदाज किया है। तो मंत्रिमंडल तो बन गया है, लेकिन क्या यह मंत्रिमंडल आपसी खींचतान में, दिल्ली और लखनऊ की खींचतान में कब तक चलेगा और कितना अच्छा बेहतर प्रशासन, जिसे ये सुशासन कहते हैं, कितना अच्छा सुशासन दे पाएगा? क्या इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? साथियों, इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें जितने भी मंत्री शामिल किए गए हैं उसमें लगभग आधे 52 मंत्रियों में से 22 मंत्री आपराधिक रिकॉर्ड के, 22 में से 20 रेप, महिला अपराध और तमाम अन्य अपराधों के अपराधी हैं। ये आंकड़े हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े एडीआर के हैं, यूपी इलेक्शन वॉच के हैं, सरकारी आंकड़े हैं। और देखना यह है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जिनको मिला है, इन मंत्रियों क्या इनके आपराधिक चरित्र, क्या इनके इरादे सरकार को नेक नियति से चलाने के रहेंगे या अपने को अपराध से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी पर दबाव डालेंगे? क्योंकि 2017 में जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने अपने सारे केस वापस ले लिए थे। जितना इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे सब इन्होंने वापस ले लिया था और सिर्फ अपना ही नहीं
बल्कि अन्य मंत्रियों और मुख्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी जितने आपराधिक मामले थे सब वापस ले लिया गया था। तो क्या ये मंत्री जो 22 मंत्री हैं योगी के मंत्रिमंडल में, क्या ये दबाव नहीं डालेंगे कि इनके केस भी वापस हो जाएं? निश्चित रूप से दबाव डालेंगे और योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम अगर इन्हें भी माफ कर दिया जाएगा और इनके आपराधिक रिकॉर्ड को वापस ले लिया जाएगा तो इसका जनता में क्या संदेश जाएगा, मतदाताओं पर क्या असर होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी की बात यह है कि जिन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया है उसमें से अधिकांश ब्राह्मण हैं। श्रीकांत शर्मा हुए और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हुए, बहुत से ऐसे लोग जो बगावत की मुद्रा में आ गए। ब्राह्मण समाज के लोग इस मंत्रिमंडल से कतई खुश नहीं हैं और यही ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर होते हैं, कट्टर समर्थक होते हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की छत्रछाया में ही पली है, बढ़ी है और उन्हीं को नजरअंदाज किया गया है। हालांकि 8 ब्राह्मणों को स्थान दिया गया है मंत्रिमंडल में और एक को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, ब्रजेश पाठक को। लेकिन जिस तरह से सत्ता समीकरण को साधा गया है उससे न तो क्षत्रिय जात के लोग खुश हैं, न ब्राह्मण जात के और न वैश्य समाज के लोग खुश हैं। क्षत्रिय में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सबसे ज्यादा वोट लेकर के नोएडा से जीत हासिल किए थे, लेकिन इन्हें एक राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी नहीं बनाया गया। उम्मीद थी कि राजनाथ के बेटे पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में जरूर लिया जाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की जो खुन्नस शुरू से रही है क्षत्रिय राजपूत राजनीति को लेकर के, वह खुन्नस काम आई और योगी ने मोदी और शाह को भी यह अलर्ट जारी कर दिया था कि किसी भी सूरत में पंकज सिंह को नहीं लेना है। इस तरह से क्षत्रिय समाज भी इस मंत्रिमंडल से बहुत खुश नहीं है और वैश्य समाज भी को लगता है कि उसे उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ब्राह्मण बनिया और ठाकुर के बूते चल रही है, बनी है, और इसमें यही लोग इसके कट्टर समर्थक, कट्टर वोटर होते हैं, उन्हीं को ही नजरअंदाज करने का काम किया है। तो ऐसे में देखना है कि यह मंत्रिमंडल जो योगी मंत्रिमंडल है ये दिल्ली से चलता है या जो असंतुष्ट लोग हैं उनके षड्यंत्र और साजिश का शिकार होता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कुटिल नीतियां हैं, जैसे बुलडोजर बाबा के रूप में जो उनकी पहचान है, ठोक दो की राजनीति जो उनका आदर्श है, ऐसे में क्या इन सब का संतुलन योगी आदित्यनाथ साध पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है। 2017 से 2022 तक के मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी मर्जी चलाई थी और एक भी मंत्री की, एक भी विधायक की, किसी की नहीं सुनते थे और अपनी ठसक के साथ राज करते थे, इस मंत्रिमंडल में उनका ठसक काम नहीं आएगा। और निश्चित रूप से जब ठसक नहीं काम आएगा तो वे बगावत भी कर सकते हैं और जो दिल्ली दरबार का बरदहस्त मंत्रिमंडल पर है उसके खिलाफ भी जाकर के योगी आदित्यनाथ एक बगावत कर सकते हैं और मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं या खुद ही सरकार से हट जाएंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं
तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बहरहाल हमने अभी बताया आपको कि एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच ने बताया है कि 22 मंत्री दागी हैं, अपराधी हैं, इनके ऊपर एक से अधिक केस चल रहे हैं और अगर इनके केस को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये भी बगावती मुद्रा में आ सकते हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश, षड्यंत्र सब कुछ रच सकते हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति में जिस तरह से अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है वो सिर्फ लखनऊ में योगी मंत्रिमंडल में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर अपराधियों का ही शासन है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में अपराधियों का बोलबाला है, अपराधियों का जमावड़ा है और इन आपराधिक प्रवृत्ति से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। क्या अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या उसमें अपराधी वृत्ति के लोग मंत्री नहीं बनते? बिल्कुल बनते, क्योंकि अपराधी ही ज्यादातर चुनाव जीत करके आते हैं और उन्हीं के अंदर धन बल, बाहुबल, चुनाव जीतने के समस्त लंद छंद सब कुछ होते हैं, इसलिए वे आसानी से चुनाव जीत जाते हैं और मतदाता तो इतना नासमझ है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो किसको वोट देने जा रही है। वो तो राशन पर, कैश ट्रांसफर पर और गैस चूल्हे पर और एक सिलेंडर के लिए अगर अमित शाह कह देते हैं कि दिवाली और होली पर फ्री सिलेंडर देंगे तो उसके लिए वोट करते जाती हैं, खास करके महिला समाज के लोग। ऐसे में महिलाओं का एक मुश्त वोट मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को मंत्रिमंडल में लिया है? 2017 से 2022 के बीच 5 महिलाओं को लिया गया था मंत्रिमंडल में और इस बार भी सिर्फ 5 को ही लिया गया है। गनीमत कहिए कि 4 नहीं किया गया, क्योंकि उम्मीद यह थी कि महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिला है महिलाओं के थ्रू, इसलिए उनकी भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रही बात बेबी रानी मौर्य की, तो इन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिला करके उत्तर प्रदेश लाया गया था और चुनाव लड़ाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। एक राज्यपाल को बुला करके अगर चुनाव लड़ाया गया और वो भी विधायकी का चुनाव और मंत्री पद दिया गया तो हम समझते हैं कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई शख्स राष्ट्रपति बन जाता है, मान लीजिए रामनाथ कोविंद ही है, तो राष्ट्रपति पद से जब ये इस्तीफा देंगे तो क्या ये लोकसभा का चुनाव जीत करके मंत्रिमंडल में आना चाहेंगे? अगर आना चाहेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और वही दुर्भाग्य बेबी रानी मौर्य के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें तो पार्टी का हुक्म बजाना है, अपने मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकती हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में अपनी मर्जी कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वे अन्य मंत्री हों। और अब तो इस तरह से नकेल कसी गई है कि योगी आदित्यनाथ भी अपनी मर्जी के अनुसार शासन नहीं कर सकेंगे और उनकी नकेल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के हाथ में रहेगी। जिस तरह से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में, ओबीसी के 20 जिसमें से 4 कुर्मी हैं, कुर्मियों की संख्या ज्यादा है, अनुप्रिया पटेल
केंद्र में भी मंत्री हैं और राज्य में उनके पति महोदय को मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात कहती है। और अभी थोड़े दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में 3 नासूर बहुत ही घातक हैं। वे नासूर हैं परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। लेकिन वही परिवारवाद की बू योगी मंत्रिमंडल में भी नजर आ रही है, जिसमें किसी का बाप मंत्री रहा है और किसी का रिश्तेदार मंत्री रहा है। तो परिवारवाद का आरोप जो अखिलेश यादव के ऊपर लगता है, जातीयता का जो आरोप, जातिवाद का जो आरोप अखिलेश यादव पर लगता है और तुष्टीकरण का जो आरोप अखिलेश यादव पर लगता है, उन तीनों नासूरों को इस मंत्रिमंडल में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यह करोड़पतियों का भी, धन्नाशाहों का भी, धन्ना सेठों का भी मंत्रिमंडल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिकांश मंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। 45 में 39 करोड़पति हैं और इन करोड़पतियों का औसत 9 करोड़, मतलब कि एक मंत्री कम से कम 9 करोड़ का मालिक है चल अचल संपत्ति का। और जो सबसे गरीब मंत्री हैं तिलोई के मयंकेश्वर शरण सिंह, इनके ऊपर 59 करोड़ का मालिक बताया जाता है। गरीब नहीं है बल्कि ये सबसे अमीर हैं, जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति 59 करोड़ बता रखी है। तिलोई के हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। और जो सबसे गरीब मंत्री हैं वह हैं धर्मवीर सिंह, जिनके ऊपर 42.91 लाख का कर्ज है। 9 मंत्री ऐसे हैं जो 8वीं से 12वीं तक पढ़े हैं और 36 मंत्री ऐसे हैं जो स्नातक या परास्नातक पास हैं। वैसे सभी के आंकड़े चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी चेहरे मंत्रिमंडल में लिए गए हैं जिन्होंने चुनाव नहीं जीता था। उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा या किसी सीट से चुनाव जिताया जाएगा 6 महीने के अंदर। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो चुनाव के समय, नामांकन के समय आंकड़े देते हैं अपने बारे में विधायक, प्रत्याशी, क्या वे आंकड़े सही होते हैं? कभी इनकी जांच की जाती है? नहीं की जाती है। सिर्फ उनके जुबानी जो बताया जाता है उसी पर विश्वास कर लेता है चुनाव आयोग। और अगर जांच पड़ताल की जाए तो निश्चित रूप से ये आधे से अधिक, या यूं कहें कि 2/3 से ज्यादा अपनी आय को छिपा लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में इन जो मंत्रियों की इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या यह मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी
आवारा पशुओं की समस्या से दो चार होते हुए प्रदेश को विकास के ओर ले जा पाएंगे, या फिर अपना ही विकास करके अपनी ही झोली भरने में लगे रहेंगे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, और सिर्फ योगी सरकार की ही नहीं बात है, सभी सरकारों में यह प्रवृत्ति होती है कि पहले अपनी झोली भरते हैं, और अपनी झोली भरते भरते ही 5 साल पूरे हो जाते हैं, और चुनाव जीतने के लिए रकम की व्यवस्था करनी होती है, और उसके लिए जायज नाजायज हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस मंत्रिमंडल में कहा जा रहा है कि आरएसएस की नहीं चली है, और यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह के समय जिस भगवाधारी पार्टी में हर कुछ भगवामय रहता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बैठने की सीट पर भी इस बार भगवा नहीं बल्कि सफेद तौलिया रखा गया था। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर यह माना जा सकता है कि भगवा से इनका मोहभंग हो रहा है, और भगवा संस्कृति को लागू करके और ब्राह्मणवादी संस्कृति को तवज्जो दे करके लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उसके लिए इन्होंने अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सशक्त विपक्ष के रूप में इस बार अखिलेश यादव के लगभग 125 गठबंधन को मिलाकर के 125 विधायक हैं विपक्ष में, जितना पहले नहीं थे। तो सशक्त विपक्ष है, और योगी की पकड़ नहीं है मंत्रिमंडल पर, और डबल इंजन में पहला इंजन जो दिल्ली वाला है ये ज्यादा भूमिका निभाना चाहता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या संतुलन बैठा पाएगी कि योगी और शाह और मोदी को भी खुश रखे, मंत्रिमंडल को भी खुश रखें, विधायकों को भी खुश रखें, अगड़ी पिछड़ी जातियों को, ब्राह्मणों को, बनियों को, राजपूतों को, सबको खुश रखें, तुष्टीकरण की नीति कारगर साबित हो। तो क्या ऐसा योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे? यह तो समय बताएगा, लेकिन जानकार अभी जो बता रहे हैं उनके हिसाब से मंत्रिमंडल बन तो गया है, लेकिन इसे बिगड़ने में भी देर नहीं लगेगी। किसी मामले पर